गुड मॉर्निंग बच्चों। आप ठीक हैं? आशा है आप स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ रहने के लिए सभी को प्रेरित भी कर रहे हैं। जो आजकल समस्या है कोविड-19 की, उससे बचने के लिए आप स्वयं प्रयत्नशील रहें और अपने आसपास वालों को भी सचेत करते रहें। इस वाणी के साथ ही हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कल जो हमने चर्चा की थी कि भारत के विभाजन के बाद कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने, देश के सामने राष्ट्र निर्माण के लिए चुनौतीपूर्ण बनी हुई थी, उसके क्या उस जब बंटवारा हो गया, बंटवारा होने के बाद जो समस्याएं आई, जो परिणाम आए, उन पर हमने कल चर्चा की थी। परिणाम में हमने जाना कि जब घोषणा हुई कि भारत दो भागों में बंट गया है, दो राष्ट्र अस्तित्व में आ गए हैं, हिंसा का दौर, अनियोजित और आकस्मिक स्थानांतरण, इसके बाद शरणार्थी समस्या, संपत्ति का बंटवारा और सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो प्रशासनिक मुश्किल थी। इन पर चर्चा हमने कल की है। आज हम एक नए उपशीर्षक को लेकर आपके समक्ष आए हैं। वो है रजवाड़ों का विलय, एक समस्या एवं सरकार का नजरिया। तो रजवाड़ों का विलय, अभी आपने पीछे पढ़ा कि जिस समय देश आज़ाद हुआ उससे पहले ब्रिटिश इंडिया के समय दो हिस्सों में भारत था। एक वो वाला हिस्सा ब्रिटिश प्रभुत्व वाले क्षेत्र, वो भारतीय प्रांत जिन पर अंग्रेजी सरकार का पूरा दबदबा था, अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण कह सकते हैं। और दूसरा देसी रजवाड़े। अब रजवाड़े मतलब, आप पहले रजवाड़े शब्द का मतलब समझ लें। राजाओं के द्वारा चलाए जाने वाले वो क्षेत्र जहाँ से वो अपने आप शासन कर रहे होते हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपने उस एरिया में जो क्षेत्र उनके हिस्से में आया है उस पर, वहाँ की प्रजा पर वो शासन करते थे, रजवाड़े कहलाए। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य का 1/3 हिस्सा रजवाड़ों के अंतर्गत आता था। रजवाड़े उन पर कायम थे। उन रजवाड़ों पर राजाओं का अपना शासन था और उनकी संख्या लगभग 565 थी। इतनी संख्या में ये रजवाड़े थे, छोटे बड़े आकार के कई सारे रजवाड़े थे। अब राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता कहें या सर्वोच्चता कहें, स्वीकार कर रखी थी। उसके अंतर्गत वे अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन स्वयं चलाते थे। बहुत बड़ी समस्या। अब उनकी समस्या क्या थी? जब देश आजाद हुआ तो आजादी से पहले अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो रजवाड़े हैं, जैसे ही उनकी सत्ता समाप्त होगी, उनका प्रभुत्व समाप्त होगा, वे उनका उन रजवाड़ों पर से भी प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। उनका कोई उनके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। कानूनी तौर पर वो स्वतंत्र हो जाएंगे किसी भी एक चीज को चुनने के लिए। चाहे तो वो पाकिस्तान में, ये भी समस्या हो गई थी कि चाहे तो वो पाकिस्तान में चले जाएं या फिर भारत में रहे, या तीसरा एक विकल्प और था कि वो
स्वयं स्वतंत्र भी रह सकते हैं, उन पर कोई दबाव भी नहीं डाला जा सकता। इस तरह से उन्होंने ये घोषणा कर दी थी। एक बहुत बड़ी समस्या थी उस समय, गंभीर समस्या। कौन सी समस्या आप बता ही सकते हैं? भारत की अखंडता की, भारत के अखंड अस्तित्व की एक समस्या थी। क्योंकि जब आज़ादी का संघर्ष चला उस समय देश आज़ादी के साथ साथ देश को एक अखंड रूप में देखने की एक लालसा सभी नेताओं की थी। देश अखंड हो, उस पर बंटवारा जैसी कोई चीज़ ना हो। बंटवारा तो सोचा ही नहीं था। उनका मतलब था कि देश जो हमारा बने वो अखंड हो, एकजुट होकर के रहे। लेकिन जैसे ही ये समस्या सामने आई, देश की आज़ादी की घोषणा हुई, तो अब रजवाड़ों की समस्या भी सामने आई कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। क्योंकि अंग्रेजों ने तो अपना अस्तित्व के लिए बता दिया कि ठीक है, वो जहाँ जा सकते हैं, वो भारत में जा सकते हैं, भारत में उनका विलय हो सकता है, पाकिस्तान में विलय हो सकता है, और चाहे तो वो स्वतंत्र भी रहें। अब क्या था कि ये अधिकार राजाओं का था कि वो कहाँ रहें, प्रजा का नहीं। आज़ादी के समय, उस समय जो रजवाड़े थे, क्योंकि वहाँ की जो प्रजा थी उन्हीं के अधीन थी, तो उन राजाओं को ही तय करना था, जनता नहीं। जो वहाँ रहने वाले लोग थे वो जनता नहीं तय कर पा रही थी कि उन्हें कहाँ जाना है। ये अधिकार भी राजाओं को दिया गया, यानी कि वो लोग फिर उस समय भी उन्हीं के अधीन थे, उन राजाओं के। अब भारत के सामने तो अखंडता का जो प्रश्न था वो ज्यों का त्यों खड़ा हुआ था, और जल्दी ही परिणाम सामने भी आए। घोषणा के साथ ही ये परिणाम भी आए। जैसे ये घोषणा हुई कि वो भारत में जा सकते हैं, पाकिस्तान में रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, इसी घोषणा के साथ अखंडता पर एक बादल मंडराने लगे खतरे के, और जल्दी इसके परिणाम भी सामने आए। वो परिणाम क्या था कि त्रावणकोर का जो राजा थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी। और अगले ही दिन जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने भी उसी तरह की घोषणा कर दी, वो भी अलग रहना चाहते थे। तीसरे, भोपाल के नवाब, भोपाल के जो नवाब थे, वो संविधान सभा में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हो। अब संभावना ये बन रही थी कि भारत आज़ादी के बाद छोटे छोटे देशों में बंटने वाला है, ऐसे संभावना बन रही थी। इस तरह की जब विचारधाराएं होने लगी तो ये संभावना उभर के सामने आई कि निश्चय ही शायद ये भारत छोटे छोटे राज्यों का समूह बन जाएगा। और स्थिति बिल्कुल डामाडोल थी। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में उस समय लग रहा था, क्योंकि जो रजवाड़े थे उनकी स्थिति क्या थी कि वे जो शासन थे वो अलोकतांत्रिक तरीके से चलाते थे। वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, उनका अपना डंडा, अपना अधिकार, वो उनका चलता था। वो प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने को तैयार नहीं थे। आज़ाद तो हो गए, आज़ादी की घोषणा तो हो गई, लेकिन वो राजा क्या थे, अलोकतांत्रिक तरीके से अपना शासन कर रहे थे, और उसके बाद भी वो जनता को उसका अधिकार नहीं देना चाहते थे। अब समस्या कहाँ थी? सरकार का नजरिया। जो भारतीय उस समय अंतरिम सरकार थी, उसका नजरिया देखिए। अंतरिम सरकार जो थी उसने उस समय बड़ा कड़वा रुख अपनाया। जब ये देखा कि ये अव्यवस्था अखंडता पर आंच आने वाली है, ये जो छोटे छोटे रजवाड़ों की जो समस्या है, इससे देश की अखंडता पर आंच आ जाएगी, उसके लिए आंतरिक सरकार ने एक कड़ा रुख अपनाया, और छोटे आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना को देखते हुए उसके विरुद्ध उन्होंने एक कड़ा रवैया अपनाया कि वो ऐसा नहीं कर सकते। अनैतिक
अलोकतांत्रिक रवैया नहीं अपना सकते। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसने इस बात का विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस काम का विरोध मुस्लिम लीग कर रही थी। उसका मानना यह था कि ये जो रजवाड़े हैं उनकी अपनी मनमर्जी है कि वो चाहे पाकिस्तान जाए चाहे वो भारत में रहें, वो उनकी अपनी मनमर्जी होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इसका कड़ाई से विरोध किया और ये एक बहुत बड़ा चतुराई वाला कार्य था कि किस प्रकार उन राजाओं को मनाया जाए कि वो फिर से एकजुट हो सके। ये बड़ा चतुराई भरा एक विकट समस्या थी ये। और तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सूझबूझ वाले महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्हें यह कार्य सौंपा गया। उनकी जो भूमिका थी इस कार्य में अत्यंत ही सराहनीय कही जाएगी। उनकी सूझबूझ, उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और बहुत सारे राजाओं को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। और आज ये काम जितना आसान दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये काम उतना आसान था नहीं। ये बहुत ही जटिल कार्य था, लेकिन इसके लिए बड़े विवेक, चतुराई और गंभीर विचारों की आवश्यकता थी। उसके लिए महत्वपूर्ण पहल कदम करने की जरूरत थी, जिसके लिए सरदार पटेल को हमेशा ही याद किया जाएगा। उन्होंने इन रियासतों को एकीकृत किया, इनको इकट्ठा किया। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो जो आज का उड़ीसा है, तब उस समय उड़ीसा में तब 26 छोटे छोटे राज्य थे। छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे और सौराष्ट्र में 14 बड़े और 114 छोटे छोटे रजवाड़े थे। और अनेक वहां प्रशासनिक तंत्र के से भी जुड़े हुए थे, जिनको सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से, अपने कुशल वाक्पटुता से उन्हें अपने फेवर में किया। और उस समय भारत का नजरिया, अब देखिए भारत का नजरिया देखिए, सबसे 3 चीजें सामने आई, 3 चीजें चर्चा में भी आई। पहली, जब ये बातें चल रही थी तो 3 बातें, सरकार का नजरिया 3 रूप में दिखाई पड़ा। कौन कौन सी? पहली बात क्या दिख रही थी वहां की, अधिकतर रजवाड़े के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। उनकी मंशा थी कि वो सीधे सीधे भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। दूसरा, भारतीय सरकार, जो भारत की सरकार थी, उसका रुख लचीला था। लचीले से मतलब जानते हैं आप कि वो कुछ इलाकों में स्वायत्तता देने के पक्षधर थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ है। विविधता को सम्मान देना चाहते थे, वो क्षेत्रों की मांग देकर के उन्हें संतुष्ट करना चाहते थे। तो इस तरह से छोटी छोटी छूट देकर के लचीलापन अपनाया, एक कड़ा रुख नहीं, बल्कि भारत सरकार ने एक सॉफ्ट कॉर्नर, लचीलापन, कि उन्हें स्वायत्तता भी दी जाएगी, उनके क्षेत्रीय जो मांग है उसको भी दिया जाएगा, विविधताओं का ध्यान रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये लचीला रुख भी उनके सामने रखा। इस बात से वो सहमत हुए। तीसरा क्या था कि उस समय विभाजन के समय जो खींचातानी चल रही थी सीमांकन पर, वो क्षेत्रीय अखंडता और एकता के सवाल पर ज्यादा अहम थी, क्योंकि उस समय खींचातानी थी। देश के बंटवारे के समय ये समझ नहीं आ रहा था कि कितना हिस्सा किधर जा रहा है, उसे कैसे उसको सॉल्व किया जाए, किस तरह की समस्या का समाधान हो। तो जो खींचातानी जोर पकड़ रही थी सीमांकन की, इससे क्या हो रहा था, देश की जो अखंडता थी, जो एकता थी, उसका जो सवाल था ज्यादा अहम दिखाई पड़ रहा था, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए सुलझाया गया। और लगभग सभी रजवाड़ों की सीमाएं, जो भारतीय
सीमाओं, जो आज़ाद हिंदुस्तान की सीमाओं से उस समय मिलती थी, उन्हें 15 अगस्त 1947 से पहले ही उन्हें भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और विलय पत्र पर सहमति, जिसे कहते हैं पत्र, उनके हस्ताक्षर करा लिए गए। एक प्रश्न यहां आएगा कि सहमति पत्र क्या था? इसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन भी कहा गया। ये था सहमति, विलय सहमति पत्र। इसका अर्थ क्या हुआ कि विलय के लिए सहमत, कि हम पूर्ण रूप से विलय के लिए सहमत हैं। तो उस समय ये सभी जो रजवाड़े थे, छोटे छोटे बड़े बड़े आकार के, ये सभी उसके अंदर विलय हो गए। उस जब विलय हुआ, वो जो विलय पर जो हस्ताक्षर कर रहे थे, तो उसे एक और शब्द दिया गया, प्रीवी पास। एक प्रश्न यहां आएगा आपके लिए कि प्रीवी पास किसे कहते हैं। एक प्रश्न ये भी है जो 1 नंबर का आ जाता है कि प्रीवी पास किसे कहते हैं, ये विलय पत्र किसे कहते हैं। तो ये क्या, उस समय क्या हुआ कि देशी रियासतों को जो उस समय भारतीय संघ में शामिल हुए, तो उनकी क्षतिपूर्ति के लिए एक धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी और राज परिवार, जिन शासकों ने पूर्ण रूप से अपने आप को विलय कर दिया था, संघ में शामिल कर लिया था, तो राज परिवार को एक आजीवन धनराशि दी जाती थी। देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि उन्हें आजीवन धनराशि दी जाएगी, सहायतार्थ आजीवन, और इसे ही प्रीवी पास कहा गया। आया समझ में? प्रीवी पास वो धनराशि जो उन राज परिवारों, राजघरानों के सदस्यों को आजीवन देनी थी, जो उस समय पूर्ण रूप से भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। तो ये प्रीवी पास भी कहा गया। विलय पत्र माने वो पत्र, वो कागज जिस पर आम पूर्ण रूप से सहमति के हस्ताक्षर की, हम पूर्ण रूप से विलय माने शामिल जो होने वाले हस्ताक्षर थे, वो कहलाए विलय पत्र। इस प्रकार से जो विलय था, ये रजवाड़ों का भारतीय संघ में हुआ। कुछ रियासतें तो आसानी से बातचीत के जरिए हो गई, लेकिन कुछ रजवाड़े इस तरह के भी थे जो थोड़ा परेशानी में, जिनके द्वारा थोड़ा सा जो सहमत नहीं हुए और विलय के लिए थोड़ा समय लगा। उनमें जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर, इन रियासतों का विलय बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। तो ये थी रजवाड़ों की समस्या। और आगे जो रजवाड़े हैं, जो थोड़ा समस्या का केंद्र बना रहे, इन पर विस्तार से मैं आपको कल समझाऊंगी। उसमें हैदराबाद और इसके बाद है मणिपुर जैसे इन राज्यों पर विस्तृत रूप से चर्चा हम कल करेंगे। आज मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि अब इसमें क्वेश्चन देखिए कौन कौन से बन जाएंगे कि देशी रियासतों से आप क्या समझते हैं। एक प्रश्न ये बन जाता है, देशी रियासत क्या है, आपको जानना अनिवार्य है। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि देशी रियासतें, वो रियासत यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया के समय सीधे सीधे उनके प्रभुत्व में आने वाले वो क्षेत्र जिन पर राजा शासन करते थे, छोटे बड़े आकार के थे और लगभग उनकी संख्या 565 थी, जिन पर उन राजाओं का स्वामित्व था, लेकिन प्रभुत्व अंग्रेजों का था। वो कहलाते थे रजवाड़े, जो लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अपने राजाओं के द्वारा चलाए जाते थे। संख्या मैंने आपको बता दी, कई बार संख्या भी पूछ सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी थी।
अब एक प्रश्न और बनता है कि रजवाड़ों के समक्ष कितने विकल्प थे। जो रजवाड़े थे उनके सामने क्या चीजें, तीन, आजादी के बाद तीन चीजें क्या उनके समक्ष रखी गई। तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं कि उनके सामने तीन विकल्प रख दिए गए कि जब आजादी की घोषणा हुई कि आपके सामने तीन विकल्प हैं, चाहे तो आप भारत में जाएं, चाहे आप पाकिस्तान में जाएं, या फिर आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तीन विकल्प उनके सामने थे। एक क्वेश्चन और आता है कि भारत या पाकिस्तान में जाना, ये फैसला किसे करना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब वो आजाद हुए उन रजवाड़ों के लिए किसे चुनना था, तो वहां प्रजा को नहीं बल्कि जो राजा थे उन्हें ही ये अधिकार दिया गया कि वो चुने कि वो पाकिस्तान जाएं या फिर वो भारत में रहें या फिर वो स्वतंत्र रहें। ये फैसला केवल सो केवल उन राजाओं को करना था। एक प्रश्न ये निकलेगा, ये लघु में भी आ सकता है, एक नंबर का भी आ सकता है, कि रजवाड़ों को लेकर भारत सरकार का नजरिया क्या था, या तीन चीजें मेन क्या आई। तीन जो नजरिया भारत का था वो तीन रूपों में दिखाई पड़ा। पहला, अधिकांश रियासतें भारत संघ में शामिल होने के लिए इच्छुक थी। पहली बात तो ये। दूसरा, भारत सरकार शामिल होने वाले उन सभी संघों को, उन सभी राजाओं को जिनको अपने अंदर मिलाना चाहती थी, उन्हें उनके प्रति लचीला रुख अपनाना चाहती थी, उन्हें कुछ अधिकार देना चाहते थे। लचीला रुख था, सरकार का नजरिया लचीला था। लचीले से मतलब है वो उन्हें कुछ क्षेत्र में स्वायत्ता देना चाहती थी, क्षेत्रीय मामलों में उनकी मांग को रखना चाहती थी, और इसके अलावा वो काफी कुछ उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार थी। लचीला रुख था। इससे भी वो प्रभावित थे कि निश्चय ही वहाँ हमारा जो प्रभुत्व है, वो जो प्रजा है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। और तीसरा ये था कि विभाजन के बाद सरकार को की जो प्राथमिकता थी वो थी देश की अखंडता को बचाए रखना। सरकार चाहती थी कि हमारा देश अखंड रहे, और इस दृष्टिकोण के साथ ये निश्चित किया गया कि इनका विलय किया जाए। एक क्वेश्चन मैंने अभी समझाया आपको कि विलय पत्र किसे कहते हैं। प्रीवी पास मैंने बताया आपको, प्रीवी पास किसे कहते हैं। कल मैं आपको फिर विस्तृत रूप से हैदराबाद और मणिपुर दोनों रियासतों के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बहुत अच्छे से नोट्स को पढ़ें, सुने, वीडियो बार बार देखें, बार बार सुने, और यदि आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट भी दे दें। मुझे पता रहेगा कि यदि आपको कुछ समझना है तो मुझे बताएं, मैं उस पर और उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।